आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का अनाज अड्डा। दुनिया के अनाज और ऑयलसीड बाजार में इस वक्त मौसम, युद्ध, लॉजिस्टिक और बढ़ती लागत चारों का असर एक साथ दिखाई दे रहा है। कहीं एल नीनो और नमी की कमी से अच्छी क्वालिटी के बीजों की सप्लाई पर संकट की आशंकाएं हैं, तो कहीं कम कीमतों और एक्सपोर्ट की मुश्किलों ने किसानों को अगली फसल का रकबा बदलने पर मजबूर कर दिया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में बढ़ते तनाव ने गेहूं के एक्सपोर्ट रूट को मुश्किल बना दिया है। इसका असर अब सिर्फ एक्सपोर्टर्स पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े आयातक देशों की खरीदारी पर भी दिखाई देने लगा है। और दूसरी तरफ चीन के वेजिटेबल ऑयल बाजार से बिल्कुल अलग संकेत मिलने लगे हैं, जहां सोयाबीन ऑयल, सरसों ऑयल और पाम ऑयल का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। तो आज के अनाज अड्डा में बात करेंगे दुनिया के अनाज और ऑयलसीड बाजार की इन तमाम बड़ी हलचलों की। सबसे पहले बात बीज के बाजार की। मौसम में बढ़ती अनसर्टेनिटी अब सिर्फ फसल उत्पादन के लिए चुनौती नहीं बन रही, बल्कि अगले सीजन के सीड सप्लाई मार्केट पर भी असर डाल सकती है। एल नीनो के फैलाव और कई क्षेत्रों में नमी की कमी के कारण दुनिया के कुछ प्रमुख कृषि क्षेत्रों में अच्छी क्वालिटी के बीजों की उपलब्धता घटने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। नमी की कमी का असर सिर्फ बीज उत्पादन की मात्रा पर नहीं पड़ता, बल्कि बीज की क्वालिटी पर भी पड़ सकता है। खासकर 1000 सीड वेट यानी 1000 बीजों का वजन प्रभावित होने की आशंका है। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में हाई क्वालिटी प्लांटिंग सीड की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि यूक्रेन में स्थिति कुछ अलग हो सकती है। वहां कुछ कंपनियां घरेलू स्तर पर सीड प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और 2026-27 सीजन में स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए कॉर्न सीड की सप्लाई बढ़ाने की भी योजना है। यानी जहां दुनिया के कई हिस्सों में मौसम अच्छी क्वालिटी के बीजों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है, वहीं नियंत्रित सिंचाई वाले क्षेत्रों में सीड प्रोडक्शन को कुछ फायदा भी मिल सकता है। लेकिन यही मौसम की चुनौती अब सीधे यूक्रेन के गेहूं किसानों के फैसले पर भी असर डाल रही है। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि कहां पर किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। यूक्रेन में गेहूं का रकबा घटाने की पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि यूक्रेन से गेहूं बाजार के लिए एक अहम संकेत सामने आया है। कम गेहूं कीमतें और एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक की दिक्कतें कुछ किसानों की 2027 की विंटर गेहूं फसल का रकबा घटाने के लिए मजबूर कर रही हैं। माइकोलाइव क्षेत्र के एक फार्म में गेहूं का रकबा करीब 10 से 15% तक घट सकता है। सुमी क्षेत्र में भी किसान मौजूदा गेहूं कीमतों को उत्पादन लागत और जोखिम के मुकाबले कमजोर मान रहे हैं। यानी किसान के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गेहूं पैदा कितना होगा, सवाल यह है कि गेहूं बेचने के बाद कमाई कितनी बचेगी। और जब कीमतें कमजोर हों, एक्सपोर्ट में दिक्कत हो और मौसम भी अनसर्टेन हो, तो किसान स्वाभाविक तौर पर दूसरी फसलों की तरफ देखने लगता है। और इसी वजह से सरसों एक विकल्प के तौर पर सामने आई है। लेकिन यहाँ भी मौसम बड़ी बाधा बन गया। दक्षिण यूक्रेन में कई इलाकों में मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है और कुछ किसान सिर्फ उन्हीं खेतों में सरसों की बुआई कर रहे हैं जहां बारिश हुई है। कुछ किसान सूखी मिट्टी में बुआई कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बारिश मिल जाएगी। यानी यूक्रेन में इस समय फसल का चुनाव सिर्फ भाव देखकर नहीं, बल्कि भाव के साथ लॉजिस्टिक, मिट्टी की नमी, तीनों को देखकर हो रहा है। और सरसों को एक अतिरिक्त फायदा यह है कि इसे सिर्फ बीज के रूप में बेचने की जरूरत नहीं है। इसे तेल में प्रोसेस करके फ्लेक्स टैंक के जरिए भी भेजा जा सकता है। लेकिन अब यूक्रेन की कहानी में सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है ब्लैक सी। आपको बता दें कि इस समय पर रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव ने ब्लैक सी से होने वाले अनाज निर्यात पर दबाव बढ़ा दिया है। रूस के कुछ अनाज एक्सपोर्ट को अब ब्लैक सी से हटाकर बाल्टिक रूट की तरफ मोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन रूट बदलना इतना आसान नहीं है। बाल्टिक पोर्ट पर गेहूं की कीमत ब्लैक सी पोर्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी सिर्फ रास्ता बदलने से ही एक्सपोर्टर की लागत में करीब 40 से $50 प्रति टन तक का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। ब्लैक सी से मिस्र जाने वाले जहाजों का फ्रेट भी बढ़ गया है और कैस्पियन रूट पर भी अब सस्ता विकल्प नहीं रह गया। अस्त्राखान से ईरान तक गेहूं पहुंचाने की लागत में भी तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है।
यानी कि रूस के सामने समस्या ये है कि ब्लैक सी में दिक्कत है, लेकिन वैकल्पिक रूट भी महंगे हैं और इसका असर आप रूस के अगस्त एक्सपोर्ट अनुमान पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगस्त में रूस का कुल अनाज एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे रहने का अनुमान आ गया है और गेहूं के निर्यात में भी दबाव देखने को मिला है। अगर ब्लैक सी की दिक्कत सितंबर तक नहीं सुलझती तो रूस के गेहूं एक्सपोर्ट पर दबाव आगे भी बना रह सकता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ग्लोबल गेहूं बाजार के बेहद महत्वपूर्ण सप्लायर हैं। दोनों देशों का संयुक्त हिस्सा वैश्विक गेहूं एक्सपोर्ट में बड़ा है, इसीलिए जब इन दोनों देशों से निकलने वाले माल पर लॉजिस्टिक का रिस्क बढ़ता है तो असर सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर दुनिया के गेहूं खरीदारों पर पड़ता है। रूस का गेहूं एक्सपोर्ट भी घट सकता है और ब्लैक सी से बाल्टिक और कैस्पियन रूट पर शिफ्टिंग से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है। और रूस से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर ऑयलसीड बाजार के लिए भी यहां अहम है, क्योंकि गेहूं की कम कीमतों के बीच रूसी किसान अब सूरजमुखी और सरसों की ओर तेजी से रुख करने लगे हैं। इससे ऑयल सीड्स की बुआई रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन यही बढ़ती बुआई आगे चलकर ओवर सप्लाई और कीमतों पर दबाव की वजह भी बन सकती है। यानी रूस में किसानों की फसल रणनीति बदल रही है और इसका असर सिर्फ स्थानीय बाजार पर नहीं बल्कि ग्लोबली ऑयल सीड बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। अब दूसरी तरफ ब्लैक सी में रूस यूक्रेन तनाव बढ़ने से ग्लोबल गेहूं खरीदार यूरोपीय बाजारों की तरफ रुख करने लगे हैं। ब्लैक सी से सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच कुछ आयातक अब रूस और यूक्रेन के बजाय यूरोपीय गेहूं की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। बांग्लादेश ने बुल्गारिया से गेहूं खरीदा है और रोमानिया से भी सप्लाई को लेकर पूछताछ की है। मिस्र जैसे बड़े बड़े आयातक देशों में भी चिंता बढ़ गई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक सी गेहूं अभी भी कीमत के मामले में यूरोपीय गेहूं से काफी सस्ता है। तो फिर खरीदार महंगा यूरोपीय गेहूं क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बाजार में इस समय सिर्फ सस्ता माल नहीं बल्कि विश्वसनीय सप्लाई भी बेहद जरूरी हो गई है। अगर सस्ता गेहूं पोर्ट पर फंसा रहे, जहाज समय पर ना मिले या माल की डिलीवरी में अनसर्टेनिटी हो तो खरीदार ज्यादा कीमत देकर भी सुरक्षित सप्लाई लेना पसंद कर सकते हैं। यही वजह है कि यूरोनेक्ट और शिकागो गेहूं में भी तेजी देखने को मिली। हाल ही की रिपोर्टों में ब्लैक सी हमलों के कारण ग्लोबल खरीदारों की सप्लाई चिंता बढ़ने और वैकल्पिक स्रोतों की तलाश तेज होने की बात भी सामने आई है। लेकिन रूस यूक्रेन की समस्या यही खत्म नहीं होती। यूक्रेन के लिए भी वैकल्पिक रूट अब दबाव में आ चुके हैं। डैन्यूब के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां भी क्षमता केवल सीमित है। हाल ही की रिपोर्टों के मुताबिक डैन्यूब के सुलीना कैनाल के पास करीब 70 जहाजों की कतार देखी गई और मौजूदा क्षमता सिर्फ कुछ जहाज प्रतिदिन संभालने तक सीमित हो गई है, जिसका मतलब यह है कि अगर ब्लैक सी से माल हटाकर डैन्यूब, बाल्टिक या दूसरे रूटों पर भेजा भी जाए तो सवाल सिर्फ रूट का नहीं है। सवाल यह है कि क्या वैकल्पिक रूट इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं संभाल भी पाएंगे? और यही ग्लोबल गेहूं बाजार की अब सबसे बड़ी चुनौती या यूं कहें कि चिंता बन गई है। रूस में एक्सपोर्ट संकट का अब दूसरा असर घरेलू गेहूं के भाव पर भी है। अब यहां पर ही एक दिलचस्प स्थिति है। एक तरफ दुनिया के आयातक देशों को सप्लाई की चिंता सता रही है तो दूसरी तरफ रूस के घरेलू बाजारों में निर्यात लॉजिस्टिक की परेशानी के कारण किसान और कारोबारी भी दबाव महसूस करने लगे हैं। अगर अनाज पोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा या एक्सपोर्ट की रफ्तार घट रही है तो घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है। यानी ग्लोबल बाजार में सप्लाई रिस्क और घरेलू बाजार में कमजोर भाव, दोनों ही स्थितियां एक साथ अब दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि रूस के लिए लॉजिस्टिक संकट सिर्फ एक्सपोर्ट की समस्या नहीं है, ये किसानों के अगले सीजन के फैसले को भी प्रभावित कर सकता है। अब नजर डालते हैं सरसों पर। यूक्रेन में गेहूं की तुलना में सरसों कुछ किसानों को बेहतर विकल्प दिखाई दे रही है, लेकिन यूरोप से भी सरसों मार्केट की तस्वीर काफी दिलचस्प है। यूरोपीय संघ में 25-26 सीजन के दौरान सरसों सीड का इंपोर्ट करीब 27% घटा, लेकिन सरसों ऑयल का इंपोर्ट करीब 70% बढ़ गया। इसका कारण यह है कि यूरोप में घरेलू सरसों उत्पादन में सुधार हुआ।
फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में बेहतर उत्पादन के कारण यूरोप को बाहर से सरसों सीड खरीदने की जरूरत कम हुई, लेकिन दूसरी तरफ रैपसीड ऑयल की डिमांड तेजी से बढ़ गई, यानी सरसों तेल की मांग अच्छे से बढ़ी। खासकर बायोडीजल सेक्टर की मांग ने बाजार को सपोर्ट दिया, यानी यहां एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। कच्चे सरसों की जरूरत कम, लेकिन सरसों ऑयल की जरूरत ज्यादा है। इससे ग्लोबल ऑयल सीड ट्रेड की तस्वीर भी बदल रही है। अब आते हैं चीन पर, क्योंकि चीन से वेजिटेबल ऑयल बाजार का एक बड़ा संकेत मिला है। चीन के वेजिटेबल ऑयल बाजार में फिलहाल तेजी के बजाय स्टॉक बढ़ने की जो है खबरें आ रही हैं। और आपको बता दें कि 21 अगस्त तक चीन में सोयाबीन ऑयल, सरसों ऑयल और पाम ऑयल का इकट्ठा अगर देखा जाए तो कमर्शियल स्टॉक करीब 25.5 लाख टन पहुंच गया और इस हफ्ते में स्टॉक करीब 60,000 टन बढ़ा। महीने के मुकाबले करीब 1,20,000 टन और पिछले साल के मुकाबले 1,40,000 टन ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक पिछले 3 साल के एवरेज से करीब 3,70,000 टन ज्यादा है। यानी चीन के वेजिटेबल ऑयल बाजार में इस वक्त सप्लाई पर्याप्त है और जब बाजार में स्टॉक बढ़ता है तो कीमतों में तेजी के लिए मजबूत डिमांड की जरूरत होती है। फिलहाल सोयाबीन ऑयल, सरसों ऑयल और पाम ऑयल तीनों पर बढ़ते स्टॉक का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। सरसों ऑयल में ऊंचा इन्वेंट्री स्तर बाजार के लिए बियरिश संकेत दे रहा है। सोयाबीन ऑयल में भी सप्लाई डिमांड बैलेंस कीमतों को मजबूत सपोर्ट नहीं दे रहा और पाम ऑयल में भी पर्याप्त सप्लाई के कारण शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी तेजी की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन चीन के बाहर तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि चीन में स्टॉक बढ़ा है, लेकिन भारत में आने वाले महीनों में वेजिटेबल ऑयल की तस्वीर पूरी तरह से अलग हो सकती है। भारत में सोयाबीन और सरसों क्रशिंग धीमी रहने के कारण जुलाई से अक्टूबर के बीच वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट बढ़ने की संभावनाएं जताई गई थी, खासकर त्योहारों से पहले घरेलू सप्लाई को देखते हुए। यानी एक तरफ चीन में स्टॉक बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ भारत में आने वाले महीनों में इंपोर्ट डिमांड मजबूत रह सकती है। इसका मतलब ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल बाजार में भी एक तरफ सप्लाई का दबाव है तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय मांग का सपोर्ट, दोनों साथ में दिखाई दे रही हैं। पूरी तस्वीर को अब एक साथ समझते हैं तो आज के अनाज अड्डा की पूरी कहानी अगर एक लाइन में हम समझें तो मौसम फसल को प्रभावित कर रहा है, युद्ध सप्लाई रूट को प्रभावित कर रहा है और लॉजिस्टिक कीमतों पर दबाव बना रहा है। लेकिन यूक्रेन में गेहूं की कमजोर कीमतें किसानों को रकबा घटाने पर भी मजबूर कर रही हैं। रूस में ब्लैक सी की परेशानी एक्सपोर्ट को महंगा बना रही है। वैकल्पिक रूटों पर दबाव बढ़ रहा है, आयातक यूरोप की तरफ देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे वैकल्पिक सप्लायर्स को भी अतिरिक्त डिमांड मिल रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई गेहूं की एक्सपोर्ट कीमत 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंचने की खबरें आई और दूसरी तरफ चीन में वेजिटेबल ऑयल का बढ़ता स्टॉक कीमतों की तेजी पर ब्रेक लगा रहा है। यानी कि कमोडिटी बाजार में इस समय हर फसल की अपनी अलग एक कहानी है, लेकिन सभी कहानियों के पीछे मौसम और लॉजिस्टिक की बड़ी भूमिका है। तो किसानों और कारोबारियों के लिए आने वाले दिनों में 3 चीजें बेहद अहम रहने वाली हैं। पहली, ब्लैक सी से रूस और यूक्रेन का एक्सपोर्ट कितना सामान्य होगा। दूसरा, यूक्रेन में गेहूं और सरसों की बुआई के दौरान मिट्टी में नमी और मौसम कितना साथ देगा। और तीसरा, चीन के वेजिटेबल ऑयल स्टॉक में बढ़ोतरी कब रुकती है और भारत की इंपोर्ट डिमांड कितनी मजबूत रहती है। अगर ब्लैक सी संकट लंबा चला, गेहूं में सप्लाई रिस्क और लॉजिस्टिक प्रीमियम इससे बढ़ जाएगा। अगर यूक्रेन और रूस से एक्सपोर्ट सामान्य हुआ तो ये तेजी का दबाव कम होगा। वहीं ऑयल सीड मार्केट में चीन का बढ़ता स्टॉक कीमतों के लिए फिलहाल एक बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर गेहूं में नजर सप्लाई रूट पर और सरसों में फसल और मांग पर और वेजिटेबल ऑयल में चीन के स्टॉक पर बनी रहेगी। इसी के साथ आज के अनाज अड्डा में इतना ही। बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर बड़ा आंकड़ा और हर जरूरी संकेत लेकर हम फिर मिलेंगे अनाज अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।